गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। 10th क्लास कल हमने फ्रांस के अंदर जो परिवर्तन आए थे 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो उसमें हमने देखा कि जो आम लोग थे उन्होंने जो एस्टेट जनरल था उसको बदलकर नेशनल असेंबली बना दिया और बहुत सारे परिवर्तन किए। और ये सब किनकी नेतृत्व में हुआ? क्रांतिकारियों के नेतृत्व में। तो हमने लास्ट टॉपिक में ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या घोषणा की थी कि जैसे फ्रांसीसी राष्ट्र का जो भाग्य है उन्होंने बदला है, यानी कि जो राजतंत्र है उसको ख़त्म करके प्रजातंत्र को बहाल किया है, ऐसा ही वो यूरोप के जो दूसरे राष्ट्र जो गुलाम राष्ट्र हैं किसी न किसी राजा के नियंत्रण में है, उन निरंकुश शासकों से क्रांतिकारी ही मुक्त कराएंगे। और फ्रांस जो है वो क्या करेगा? सभी देशों को राष्ट्र राज्यों में गठित करने में मदद करेगा। ये वायदा किसने किया? क्रांतिकारियों ने। जो फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी, उन लोगों ने ये अनाउंस किया कि वो सब कुछ बदल कर रख देंगे। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की तो ये खबर शहरों में पहुंची। शिक्षित मध्य वर्ग और छात्र जो थे इन खबरों को पूरे यूरोप के अंदर जो है पहुंचाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये क्लब बेटा, इसमें वो लोग आते थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे और सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से अपना जो टाइम था वहाँ स्पेंड करते थे और वहाँ पर बहुत सारे जो डिस्कशंस थे, वाद विवाद थे फ्रांस की राजनीति को लेकर या राजा के कार्यों को लेकर, उनके ऊपर वो बहस मुआवजा करते थे। और जैसे ही जो क्रांतिकारियों के विचार अलग अलग इलाकों में पहुँचे तो उससे क्या हुआ? 1790 के आसपास हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली, इन इलाकों में नेपोलियन ने जब युद्ध किए तो सेना जो गई उनके साथ जो राष्ट्रवाद के विचार थे, ठीक है, वो भी आसानी से इन देशों में पहुंच गए। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन इलाकों पर नेपोलियन ने, जब नेपोलियन सत्ता में आया था 1804 के आसपास, तो इन इलाकों के ऊपर भी उसने युद्ध किया और अपने जो है इलाकों में फ्रांस की टेरिटरी के अंदर इन इलाकों को शामिल कर लिया। तो वहाँ भी ये विचारधारा पहुँची क्योंकि सैनिक जो थे वो अपने साथ अपने विचार भी ले गए। और जैसे ही युद्ध होता था तो वो लोग आपस में जो बातें करते थे, वो बातें जो थी वो विचार थे बेटा, वो फैल गए और लोगों को जो जागरूकता आई कि जैसे फ्रांस के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं और राष्ट्रवाद की भावना फैल रही है, लोग अपने अधिकारों के लिए अपने शासकों के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो ऐसी हिम्मत उन लोगों में भी आई जिन लोगों के ऊपर नेपोलियन ने अटैक किया या जो फ्रांस की टेरिटरी के अंदर दूसरे कंट्री आते थे बेटा। तो जैसे ही नेपोलियन 1804 में बेटा इसकी एंट्री होती है फ्रांस की सत्ता में, ये सेना में था एक अधिकारी, लेकिन इसकी जो विचारधारा थी वो एक डिक्टेटर वाली थी। है तो एक सैनिक था, लेकिन ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चाहता था कि फ्रांस में जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है उस अस्थिरता का वो फ़ायदा उठाए और सम्राट बन जाए फ्रांस का। तो ऐसे ही उसने किया। 1804 ईस्वी में जितने भी पादरी लोग थे, क्योंकि वो डरे हुए थे लोगों से, तो लोग जो हैं ना तो पादरियों को छोड़ रहे थे, ना चर्च को छोड़ रहे थे, ना जो नॉबलिटीज़ थे, जो अमीर लोग थे, उनको छोड़ रहे थे। तो क्रांतिकारी सब लोगों को दहशत का जो माहौल बना हुआ था उसकी वजह से ये जो पादरी लोग थे या चर्च था, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन्होंने देखा कि नेपोलियन में ये कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो उन्होंने उसका साथ दिया। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सम्राट फ्रांस का बेटा। तो जैसे ही नेपोलियन सत्ता में आता है तो उससे पहले क्रांतिकारियों ने, हमने पढ़ा कि बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने किए थे। यूनिफॉर्मिटी वो लेकर आए थे, पितृभूमि या जो हमने सिटियोन ऐसे वर्ड पढ़े, उन्होंने झंडा बदल दिया। तो बहुत सारे जो क्रांतिकारियों ने बदलाव किए उनको एज इट इज़
जस का तस रखा नेपोलियन ने, सत्ता में आया, लेकिन उसके साथ साथ उसने और भी सुधार किए। तो नेपोलियन, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे वो महत्वाकांक्षी था, तो उसने क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र जो है वो फ्रांस के अंदर वापस लेकर आया। और जैसे ही सत्ता में आया तो उसने प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे सुधार किए। ये हम मैप देख सकते हैं, इसमें बेटा दिखाया हुआ है, रूसी साम्राज्य है ये। इसका कुछ पार्ट जो था यूरोप के अंदर था और कुछ पार्ट जो है एशिया के अंदर है। ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है। और जो जर्मनी, आज हम जिसे जर्मनी कहते हैं, ये पूरा जो इलाका था अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इस पे कुछ इलाकों पे फ्रांस का अधिकार था, यहाँ इटली के कुछ इलाकों में भी फ्रांस का अधिकार था। और ये तो है ही इनके पास ही थे बेटा, नीदरलैंड, हॉलैंड। अभी हमने पढ़ा कि इन इलाकों में फ्रांस की सेनाएं घुसी, उन्होंने युद्ध किया और इनको अपनी टेरिटरी में मिला लिया। तो जैसे ही नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने क्या किया, जर्मनी के जो छोटे छोटे प्रांत थे, बहुत थे संख्या में, उन सबको इकट्ठा करके 39 गण संघ बना दिए बेटा। ठीक है, सभी राष्ट्रों को ख़त्म करके 39 स्टेट्स बना दी जर्मनी के अंदर। और उसमें से सबसे बड़ी कौन सी रियासतें थी, फ्रांस की रियासत होगी, ऑस्ट्रिया और प्रशा, ये काफ़ी ताकतवर थे। ठीक है, और उस वक्त जो छोटे छोटे प्रांत 39 में बटे थे, तो उसमें सबसे पावरफुल ऑस्ट्रिया और प्रशा, और उधर से फ्रांस था बेटा। ब्रिटेन थोड़ा दूर हो जाता है, और रशिया भी। तो इनकी आपस में जो है बहुत मैत्री रहती है, तीनों जो कंट्रीज़ हैं। और वो चाहते हैं, फ्रांस इधर से चाहता है कि यहाँ पर उसका कब्जा हो जाए, रशिया चाहता है, इधर से फ्रांस चाहता है कि ये इनके कब्जे में आ जाए, और ब्रिटेन चाहता है यहाँ पे उसको कुछ शेयर मिले। आपस में मित्र राष्ट्र कहलाएंगे ये, लेकिन सब में यही था कि वो सुप्रीमेसी लागू करें, कोई भी उनकी टेरिटरी में जो है उनके अधिकार क्षेत्र में एंटर ना करे, बल्कि वो जो है इन इलाकों को अपने इलाकों में मिलाकर अपनी एम्पायर को बड़ा कर ले। तो नेपोलियन भी एक जो है कह सकते हैं महत्वाकांक्षी था। उसने भी सत्ता में आते बहुत सारे युद्ध किए, प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया जो क्रांतिकारियों ने फ्रांस के अंदर बहाल किया था बेटा। तो उसने आते ही राजतंत्र लागू कर दिया, और प्रशासनिक क्षेत्र पर उसने बहुत सारे कार्य किए, जिससे कि पूरे फ्रांस की और उन इलाकों की जो फ्रांस के अंदर थे, उनमें जो व्यवस्था है प्रशासनिक स्तर पर, वो बिल्कुल कुशल बन सके, कोई प्रॉब्लम ना, कोई समस्या ना आए। फिर उसने कौन से सुधार कार्य किए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में कौन से सुधार किए थे, उनका वर्णन करें। तो सबसे पहला सुधार क्या था, इसको नोट करके पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। 1804 ईस्वी में, 1804 में वो गद्दी पर बैठा था, और जैसे इस गद्दी पर बैठा तो उसने एक नागरिक संहिता, यानी कि एक ये कोड होता है, लीगल कोड, जिसमें क्या किया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स बेटा, कि जो नागरिक संहिता लागू की थी उसे किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता। तो इसमें क्या उसने डिसीजन लिया कि जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिले थे उनको समाप्त कर दिया गया। यही होता था ना, जो कुलीन लोग हैं या पादरी लोग हैं जो उनके घर में पैदा हुआ, तो उसको विशेष अधिकार क्या थे कि उनको टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो जितने भी ऐशो आराम थे, विलासता की लाइफ थी, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे। तो बच्चा जो पैदा होता था उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते थे। तो नेपोलियन सबसे पहले लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये खुद भी एक निरंकुश शासक था, लेकिन इतने सारे परिवर्तन फ्रांस के अंदर आ चुके थे कि अब लोग राजतंत्र को पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए लोगों को, जो फ्रांस के लोग थे, उनको पसंद करने के लिए इसने क्या किया, जो क्रांतिकारियों ने परिवर्तन किए उनको भी रखा, और साथ में कुछ और भी उनको अधिकार दिए, ताकि उसकी सत्ता के ऊपर कोई भी खतरा ना आ सके, उसको कोई सत्ता से हटा ना सके। लोग तो अवेयर हो ही गए थे। अब उसने क्या किया, जन्म के आधार पर जो अधिकार मिले थे वो ख़त्म कर दिए। अब चाहे कुलीन परिवार में पैदा हुआ है या पादरी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको अपनी योग्यता के हिसाब से जो है
वो कोई भी जो है पद है या कोई भी पोस्ट है उसको मिलेगी, ना कि उसको अपने परिवार के बेस पर बेटा। फिर सेकंड जो काम है उसने क्या किया, कानून के समक्ष जो है सभी बराबर है, ये कानून बना दिया। नागरिक संहिता में उसने एक ऐसा कानून बनाया कि कोई भी फर्स्ट स्टेट से या सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है तो उसके साथ कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, नहीं किया जाएगा, सभी समान रहेंगे। ठीक है, कानून के समक्ष का मतलब यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो कोई भी क्राइम करता है तो उसकी सेम सज़ा है, जैसे चाहे वो थर्ड स्टेट के व्यक्ति की हो चाहे फर्स्ट स्टेट की। तो कानून के समक्ष सब बराबर थे। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या किया, नेपोलियन ने ये जितने भी कोड थे, सिविल कोड, उन इलाकों में भी, उन क्षेत्रों में भी लागू किया जिनके ऊपर इसने कब्जा कर लिया था। जैसे डच है, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पर नेपोलियन ने सेम सिस्टम को अडॉप्ट किया ताकि जो कानून व्यवस्था है उसको सरल बनाया जा सके, सबको एक ही धारा के अंदर, एक ही आर्टिकल के अंदर जो है पीनल कोड के अंदर उनको कोई भी सज़ा है सुनाई जा सके। तो उसने अपनी सुविधा के लिए इन राज्यों में भी क्या किया, सेम कानून व्यवस्था लागू की। फिर नेक्स्ट स्टेप उसने क्या उठाया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। जो जमींदारी सिस्टम था, जो फ्यूडल्स थे, बड़े बड़े लॉर्ड्स से, वो किसी को भी जो व्यक्ति है या कोई जो पीजेंट्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, टैक्स की जो रेट था वो एक सेम कर दिया, डिसाइड कर दिया कि यही टैक्स रहेगा, क्योंकि सबके टैक्स अलग अलग थे। चर्च को अलग दिया जाता था, स्टेट को अलग दिया जाता था। तो इस चीज़ को, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया कि कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। जो पीजेंट्स थे, जो सदियों से उन खेतों में काम कर रहे थे, उनको उनका मालिक बना दिया। और फिर किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो सर्फडम था, भूदासत्व था, यानी कि वो अपनी ही ज़मीन के अंदर गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे, उनसे उनको छुटकारा मिल गया, वो ज़मीन के मालिक बन गए। और जो शुल्क थे, जो एक्स्ट्रा अभी बताया मैंने कि जो जागीरदार थे अपने खेत किराए पर देते थे, और उसके बाद कुछ जो पार्ट था, 1/3 या 1/10 लगा लो, वो जो कल्टीवेशन होती थी, जो उपज होती थी, उसका हिस्सा लेते थे, वो भी ख़त्म कर दिया। और जो कारीगर थे, ठीक है, जो शहरों के अंदर कारीगर थे, उनके ऊपर भी जो श्रेणी संघ थे, यानी कि जो उनकी कमेटियाँ बनी हुई थी, यूनियंस बनी हुई थी, उनको फ्री कर दिया कि आप अपनी इच्छा से काम कर सकते हो, किसी के गुलाम नहीं हो। संचार व्यवस्था, यातायात को सुधारा, और किसान, कारीगर, मजदूर, उद्योगपति, इन सब को जो नए कानून बने थे उनका बहुत फ़ायदा हुआ। और उद्योगपति या जो छोटे उत्पादक थे, एक समान जो कानून और भार, मानक भार, ये जो दिया हुआ है पॉइंट्स, और नाप की, और एक राष्ट्रीय मुद्रा, यानी जितने भी किसान थे, उद्योगपति थे, छोटे लघु उत्पादक थे, ठीक है, उनको जब एक जैसी व्यवस्था लागू की गई। भार क्या होता है, भी जो 1 किलो है वो जर्मनी में भी 1 किलो है, जिसमें क्या कह सकते हैं 1000 ग्राम है, वो 900 ग्राम नहीं होंगे। ऐसे ही फ्रांस के अंदर, तो जो पूरा इलाका था फ्रांस के अंदर, उसमें एक जैसी इकाई रखी गई, नापने की भी और तौलने की भी। और करेंसी भी, बहुत सारी करेंसीज थी जो मुद्रा कह सकते हैं भी, वो भी एक कर दी। अब हम अपने कंट्री के अंदर कहीं भी बिजनेस करें या कहीं भी जाएं तो हमें एक रुपीज़ जो है हमारी करेंसी, ठीक है, वही चलती है। लेकिन जर्मनी में अलग थी, ऑस्ट्रिया, प्रशा है या फ्रांस है, तो सब में जो व्यापारी थी उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी जब उनको करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। तो बिजनेस जो थे, उद्योग धंधे जो थे, इतने विकसित नहीं थे, क्योंकि जब करेंसी अलग अलग है उसको एक्सचेंज करना, किसी की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है, तो इसने क्या किया, एक ही राष्ट्रीय मुद्रा लागू कर दी। और उसे किसको फ़ायदा हुआ, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो ईज़िली जो थे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि मुद्रा एक हो गई। तो ये समस्याएं जो उनको आ रही थी वो समाप्त हो गई, और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इनके बीच आसानी से व्यापार होने लगा।
और वस्तु और पूंजी जो थी उसका जो आवागमन था यानी कि वो आसान हो गया। जो जीते हुए इलाके थे जिनकी हम बात कर रहे हैं बार बार कि नेपोलियन ने, जैसे ब्रुसेल, मेंज, मिलान, वारसा, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, इन लोगों को, इन इलाकों को अपने में मिलाया। तो यहाँ के लोग जिनको फ़ायदा हुआ वो खुश हो गए। उनको लगा कि फ्रांस की सेनाएं जो हैं हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं और फ्रांस के अधीन हो जाएंगे। उनको ग़ुलामी से का डर नहीं था, उनको ये खुशी थी कि जो वहाँ के लोगों को अधिकार मिले हैं, जो परिवर्तन फ्रांस के अंदर आए हैं वो परिवर्तन यहाँ भी आएंगे। लेकिन कुछ उससे नाराज़ भी थे क्योंकि उनको पता था कि अब ये इनके ग़ुलाम हो गए हैं, पहले वो किसी और राजा के ग़ुलाम थे। तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं थी ये लोगों में दिखाई दे रही थी। कौन से लोगों में? ये कंट्री हैं हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, और ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, इन सब इलाकों को नेपोलियन ने जीता था। लेकिन जैसे ही जो लोग खुश थे उनको पता चला कि प्रशासनिक तौर पर हमें समानता मिली है लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको स्वतंत्रता नहीं मिली, यानी कि सारी पावर, सारा जो रूल है वो पावर किसके पास रहेगी? फ्रांस के पास। और उनके जो है बढ़े हुए कर, सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप में मीडिया जो है वो फ्री नहीं होती। जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है या जो बुक्स प्रिंट करते थे उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? नेपोलियन से या फ्रांस से। यानी कि वो अपनी अभिव्यक्ति, एक होता ना बोलने की स्वतंत्रता, वो सेंसरशिप में ख़त्म हो जाती है। जो मीडिया है वो लोगों की आवाज़ होती है। अब इन लोगों की आवाज़ कौन दबाएगा? फ्रांस, क्योंकि यहाँ पर जो भी रूल्स और रेगुलेशन फ्रांस लागू करेगा उसका वो विरोध नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने राजा के विरुद्ध बोल सकेंगे। तो सेंसरशिप लगा दिया और फ्रेंच सेना में इन इलाकों के जो लोग थे उनको सेना में भर्ती किया क्योंकि ये क्या था? एम्बिशियस रूलर था, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को हथियाना चाहता था। ये तो सारे इसके कब्जे में आ गए, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? और ज़्यादा सेना को स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि वो जो ऑस्ट्रिया है, प्रूशिया है और उससे भी आगे जो पोलैंड था, यूक्रेन था, वहाँ तक अपनी जो है वो सेनाओं को लेकर जाना चाहता था और उनको कब्जे में लाना चाहता था। तो इस प्रकार जो है लोगों को शुरुआत में लगा कि वो फ्रांस के साथ मिल गए हैं तो उनको अधिकार मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनके जो अपने मिले हुए अधिकार थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो बेटा ये टॉपिक आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।